अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सल्फिया एजुकेशन पर। और बच्चों, आज हमारा जो लाइफ प्रोसेस का जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर में आज हम आपको पढ़ाएंगे। जो अगला हमारा चैप्टर है वो है हमारा परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे लिए पढ़ना बच्चों इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमने जैसे कि पढ़ा था कि हमारी बॉडी के अंदर जब हम पाचन करते हैं, हम भोजन खाते हैं, उस भोजन का जब पाचन होता है तो पाचन के बाद में उससे ग्लूकोज बनती है। ये ग्लूकोज बच्चों सारी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है। किसके द्वारा? रक्त के द्वारा। जब बच्चों ये ग्लूकोज पहुंचा दी जाती है तो इस ग्लूकोज को फिर तोड़ा जाता है। कहाँ पर? रेस्पिरेशन में, ताकि इससे हमें ऊर्जा बन सके। और इस ऊर्जा को बनाने के लिए बच्चों ये ऑक्सीजन को हमारे जो कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य ये भी कौन करता है? ब्लड करता है। तो बच्चों रक्त, ये हमारी बॉडी के अंदर बच्चों रक्त किसकी तरह कार्य करता है? बच्चों हमारे एक बॉडी में परिवहन तंत्र की तरह कार्य करता कौन है? रक्त कार्य करता है। क्योंकि बच्चों रक्त ही होता है। अगर रक्त नहीं हो बच्चों तो हमारी बॉडी के अंदर हम किसी भी पार्ट के अंदर हम बच्चों हमारी किसी भी सेल तक हम किसी भी इंपॉर्टेंट चीज़ को पहुंचा नहीं सकते। क्यों आवश्यकता है हमें बच्चों परिसंचरण तंत्र की? ताकि हम हमारी बॉडी तक, हमारी बॉडी की सारी सेल्स तक, हमारी बॉडी तक जो भी हम पहुंचाना चाहते हैं उन सभी प्रोडक्ट्स को हम पहुंचा सकें। और वहाँ से जो भी हमें अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को बच्चों हम क्या कर सकें? बॉडी से बाहर निकाल सकें। तो बच्चों आज का बच्चों हम जो टॉपिक चलेंगे बच्चों, हमारे मानव में हम परिसंचरण तंत्र देखेंगे। तो मानव बच्चों परिसंचरण तंत्र के अंदर जो मेन कार्य करता है वो कौन करता है? रक्त करता है। रक्त के बच्चों क्या क्या अवयव होते हैं हम वो भी देखेंगे। रक्त के अंदर बच्चों रक्त वाहिनियाँ होती हैं, तो रक्त वाहिनियाँ कितने कितने प्रकार की होती हैं वो देखेंगे। फिर हम ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय भी देखेंगे। फिर हम हमारे बॉडी के अंदर एक और परिवहन तंत्र पाया जाता है जिसे हम लसीका तंत्र कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। फिर हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में देखेंगे। फिर हम पादपों के अंदर संवहन अर्थात प्लांट्स के अंदर किस प्रकार से संवहन की क्रिया होती है, फिर हम वो भी समझेंगे। और बच्चों इसके बाद में हम समझेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम और फ्लोएम ट्रांसपोर्ट कराने के लिए ये वो पदार्थ होते हैं जो कि पादपों के अंदर संवहन कराने का कार्य करते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर संवहन कराने का कार्य कौन करता है? रक्त। ऐसे पादपों के अंदर संवहन करवाने का कार्य कौन करते हैं? जाइलम और फ्लोएम। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बच्चों हमारा परिवहन तंत्र। परिवहन तंत्र क्या होता है बच्चों? मानव के अंदर, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ह्यूमन के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बॉडी की तमाम सेल्स तक पहुंचाने का कार्य हमारे कौन करता है? परिवहन तंत्र करने का कार्य करता है। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र या परिवहन तंत्र कहलाता है। तो बच्चों ध्यान से देखना है हमें कि परिवहन तंत्र किसे कहते हैं। मानव के अंदर क्या करेगा बच्चों? भोजन, ऑक्सीजन और उसके अलावा भी जितने आवश्यक पदार्थ हैं उनकी निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र क्या कहलाता है? संवहन तंत्र कहलाता है। रुधिर में बच्चों रुधिर क्या होता है बच्चों? एक तरल माध्यम होता है जिसे हम बच्चों क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थों का द्रव रूप में वहन करता है। मतलब बच्चे क्या होता है, हमारे जो रक्त होता है, ये जो हमारा रक्त है, ये जो बच्चों हमारा रक्त होता है, रक्त के बच्चों हमारे दो पार्ट होते हैं। जो बच्चों इसका तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है? रक्त का तरल भाग बच्चों प्लाज्मा कहलाता है। जबकि इसका कणिकामय जो भाग होता है वो हमारा, उसके अंदर हमारे तीन अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बच्चों हमारी होती हैं प्लेटलेट्स। तो बच्चों हमने देखा कि रुधिर में क्या होता है बच्चों? एक तरल माध्यम होता है। रुधिर के अंदर एक तरल माध्यम होता है जिसे कि हम क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा क्या कार्य करता है बच्चों? प्लाज्मा हमारे भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ का किस रूप में वहन करेगा बच्चों? तरल भाग है, द्रव भाग है, तो बच्चों द्रव रूप में वहन करता है। मतलब बच्चों क्या करता है? प्लाज्मा क्या करता है? भोजन को, CO2 को और नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थों को अपने अंदर मिला लेता है। ऑक्सीजन को बच्चों लाल रुधिर कणिकाएं लेकर के जाती हैं। ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कौन करती हैं बच्चों? आरबीसी ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करती है। ये बच्चों एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हम इसको एक अलग कलर से हाईलाइट करें ताकि आपके समझ में आ जाए कि ऑक्सीजन को कौन लेकर के जाती हैं? लाल रुधिर कणिका लेकर के जाती हैं। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण बच्चों हमारी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट का निर्माण होता है, लवणों का निर्माण होता है, ये लवण का वहन भी बच्चों किसके द्वारा किया जाता है? रुधिर के द्वारा किया जाता है।
अब बच्चों रुधिर को हमें क्या, अगर हमें रुधिर के द्वारा अगर चीज़ों को यहाँ से वहाँ पहुँचाना बच्चों, तो हमें क्या है, एक पंप यंत्र की आवश्यकता है। मतलब बच्चों अगर हमें किसी भी चीज़ को एक से दूसरी जगह पहुँचाना है तो हमें एक पंप चाहिए जो कि इन पदार्थों को रुधिर के अंदर पावर से, प्रेशर से फेंक सके। तो बच्चों क्या होता है, जो हमें एक पंप यंत्र की आवश्यकता है बच्चों, जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नलियों के एक सिस्टम की आवश्यकता है बच्चों, जो क्या कर सके, जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके, जो कि हमारे ब्लड को बच्चों हमारी बॉडी के तमाम टिश्यूज तक भेज सके। और बच्चों क्या होता है, एक तंत्र की आवश्यकता होती है जो ये सुनिश्चित करे बच्चों कि इस परिपथ में यदि कभी टूट फूट हो तो उसकी क्या हो सके बच्चों, मरम्मत हो सके। तो बच्चों ये जो पूरा तंत्र होता है, इसी तंत्र को बच्चों हम क्या कहते हैं, परिवहन तंत्र कहते हैं। अब बच्चों मानव संवहन तंत्र या मानव परिवहन तंत्र के बच्चों जो अवयव होते हैं वो ये वाले होते हैं। इन अवयवों को बच्चों हमें ध्यान से इसलिए देखना है कि देखेंगे बच्चों हमारे मानव परिसंचरण के अंदर 3 पदार्थ पाए जाते हैं, 3 अवयव होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। पहला बच्चों जो पार्ट होता है वो होता है हमारा हृदय। पहला पार्ट क्या होता है बच्चों, हमारा हृदय। दूसरा होता है बच्चों हमारे रक्त के अंदर कितने प्रकार के बच्चों, हमारे रक्त को ले जाने के लिए कितने प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। तो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार की नलिकाएं होती हैं। एक होती है बच्चों धमनी, एक होती है शिरा और एक अन्य होती है बच्चों जिसका नाम होता है केशिका, जिसे बच्चों इंग्लिश में कहते हैं हम कैपिलरीज। और एक बच्चों वहन करने का माध्यम होता है जो कि बच्चों या तो हमारी बॉडी के अंदर रक्त होता है या फिर होता है बच्चों लसिका। मुख्यतः बच्चों क्या होता है हमारा, मेनली बच्चों हमारा ये रक्त होता है। अब बच्चों ये रक्त है, रक्त के अंदर बच्चों हमने देखा था कि 2 भाग होते हैं रक्त के। जो बच्चों इसका लिक्विड भाग होता है बच्चों, द्रव भाग होता है, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और जो इसका ठोस भाग होता है बच्चों, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रुधिर कणिकाएं कहते हैं। द्रव भाग क्या होता है बच्चों, एक पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। कलर याद रखिएगा बच्चों, इसका कलर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, ये एक पीले रंग का पदार्थ होता है जिसके अंदर बच्चों 90% तक बच्चों क्या होता है, जल होता है। और क्या क्या होते हैं बच्चों इसके अंदर, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। और कुछ अजैविक पदार्थ भी होते हैं, जैसे कि इसके अंदर कुछ खनिज लवण भी बच्चों, खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। रुधिर कणिकाएं बच्चों हमारी जो 3 प्रकार की होती हैं, तो बच्चों पहली होती है लाल रक्त कणिका जिसे हम बच्चों क्या कहते हैं, RBC। फिर होती है श्वेत रक्त कणिका जिन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं, WBC। और ये होती है बच्चों हमारी प्लेटलेट्स। RBC क्या करती है बच्चों, RBC के अंदर बच्चों हमारे एक वर्णक पाया जाता है जिस वर्णक का नाम होता है हीमोग्लोबिन, जिसके बारे में हमने श्वसन में भी देखा था। ये हीमोग्लोबिन ही बच्चों वो श्वसन वर्णक कहते हैं। तो ये हीमोग्लोबिन ही बच्चों क्या कार्य करता है, ये हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर आने वाली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों एक से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। ये हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है बच्चों, हमारी RBC के अंदर पाया जाता है। और ये हीमोग्लोबिन ही होता है बच्चों जिसके कारण हमारे रक्त का रंग लाल होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि रक्त का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है। रक्त का अर्थात ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है बच्चों, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि बच्चों हमने आपको बताया था एक आयरन कंटेनिंग अर्थात एक ऐसा यौगिक होता है, एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसके अंदर बच्चों क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। एक आयरन वाला प्रोटीन होता है, कौन, हीमोग्लोबिन। WBC जो होती है बच्चों ये क्या करती है, ये शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती है। बच्चों WBC को हम क्या कहते हैं, हमारी बॉडी का सैनिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों WBC को, याद रखना है WBC को बोलते हैं हम हमारी बच्चों सैनिक कणिकाएं। क्यों, क्योंकि बच्चों WBC हमारी होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, WBC हमारी बॉडी के अंदर जो रोगाणु आते हैं बाहर से, अगर किसी भी प्रकार का पैथोजन अगर हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, पैथोजन का मतलब क्या होता है बच्चों, पैथोजन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा रोग कारक जो हमारी बॉडी के अंदर आकर के क्या उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है। तो इस पैथोजन को मारने का कार्य बच्चों हमारी बॉडी के अंदर कौन करती है, WBC करती है। कौन करती है बच्चों, WBC करती है। और बच्चों तीसरा भाग होता है जो हमारा रक्त प्लेटलेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब हमारे चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद में क्या होता है बच्चों, क्या ब्लड लगातार बहता रहता है, नहीं। चोट लगती है तो चोट लगने के कुछ देर बाद में बच्चों क्या हो जाता है, वहाँ से ब्लड बहना अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि उस जगह पर क्लॉटिंग हो जाती है, अर्थात उस जगह पर रक्त का थक्का जम जाता है। तो ये रक्त का थक्का जमाने का कार्य भी बच्चों कौन करती है, हमारी रक्त प्लेटलेट्स करती हैं। इसको बच्चों नोट डाउन कीजिएगा। अब बच्चों जो मानव परिवहन तंत्र में उसमें हमने देखा था कि 3 प्रकार के अवयव होते हैं। एक रक्त होता है, रक्त वाहिनियां होती हैं और हृदय होता है।
रक्त के अवयव के अंदर बच्चों, इस डायग्राम के अंदर बच्चों ये जो आपको एक चित्र दिया गया बच्चों, ये आपको समझाने के लिए दिया गया। ये जो बच्चों आपको लिक्विड पार्ट दिख रहा है येलो, ये पार्ट बच्चों क्या होता है हमारा प्लाज्मा। क्या होता है बच्चों, ये भाग प्लाज्मा होता है। ये भाग बच्चों जो आपको दिख रहा होगा कलरलेस भाग है, इसके अंदर बच्चों WBC और प्लेटलेट्स होती हैं। क्या होता है बच्चों, WBC और प्लेटलेट्स। और ये भाग दिख रहा होगा आपको बच्चों जो डार्क रेड कलर का भाग होता है, ये डार्क कलर का रेड का जो भाग होता है बच्चों, इस भाग के अंदर पाई जाती है हमारी क्या RBC। तो बच्चों इस चित्र के अंदर बच्चों आपको तीनों चीजें दिखाई गई हैं कि प्लाज्मा कहां पर होता है, WBC और प्लेटलेट्स कहां पर होती हैं और RBC कहां पर होती है। अब बच्चों देखेंगे हम कि जो हमारी बॉडी के अंदर रक्त वाहिनियां होती हैं वो कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो बच्चों हमने बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो रक्त वाहिनी होती है वो टोटल 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से 3 प्रकार की होती हैं, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे। पहला होता है हमारा धमनी, दूसरी होती है हमारी शिरा और तीसरी होती है बच्चों हमारी केशिकाएं। केशिकाओं से बच्चों क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। धमनी से बच्चों क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। और शिराओं से बच्चों क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। धमनियों से बच्चों क्या बोलते हैं, आर्टरी। शिराओं से बच्चों बोलते हैं वेन्स और केशिकाओं से बोलते हैं बच्चों कैपिलरीज। तो बच्चों सबसे पहले अब इनके अंदर हम अंतर कर करके पढ़ रहे हैं, बिकॉज बच्चों एक एक करके पढ़ना बच्चों बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया बच्चों, तीनों जो हमारी रक्त की वाहिनियाँ होती हैं इन तीनों को बच्चों हमने किस में किया है, हमने एक टेबल के अंदर लगाया ताकि बच्चों हम इन तीनों को एक साथ करके क्या कर सकें, समझ सकें। तो बच्चों देखेंगे सबसे पहला जो पॉइंट है जिसके आधार पर बच्चों हम तीनों को समझेंगे। पहला पॉइंट क्या है बच्चों, रुधिर प्रवाह की दिशा, कि इनके अंदर बच्चों जो रुधिर प्रवाह होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। तो बच्चों देखना धमनियां क्या करती हैं बच्चों, हृदय से अंगों की ओर रक्त को लेकर के जाती हैं। धमनियां क्या कर रही हैं बच्चों, हृदय से अंगों की ओर लेकर के जा रही हैं। अर्थात हार्ट से जब रक्त जो होता है हमारे हार्ट के अंदर होता है, हार्ट से उसको पूरी बॉडी तक, पूरी बॉडी के अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करती हैं बच्चों, धमनियां करती हैं। और पूरी बॉडी से इस ब्लड को बच्चों वापस हमारे हार्ट तक ले जाने का कार्य कौन करती है, शिराएं करती हैं। ये क्या करती हैं, अंगों से हृदय की ओर, ये हृदय से अंगों की ओर, ये अंगों से हृदय की ओर करती हैं। जबकि कैपिलरीज क्या काम करती है बच्चों, कैपिलरीज सिर्फ धमनियों और शिराओं को जोड़ने का कार्य करती हैं। अभी आगे हम एक डायग्राम में ये भी समझाएंगे किस प्रकार जोड़ने का कार्य करती हैं। अभी आपको याद रखना बच्चों कि धमनियों और शिराओं को जोड़ने का कार्य कौन करती हैं बच्चों, कैपिलरीज करती हैं। दूसरा पॉइंट बच्चों जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के, अर्थात इनके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है, इन जो 3 प्रकार की रक्त वाहिनियों के अंदर किस प्रकार का ब्लड बहता है, उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है या फिर नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है या फिर नहीं होती है। तो जो बच्चों धमनियों के अंदर जो रक्त बहता है वो ऑक्सीजनित होता है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। इसके अंदर ऑक्सीजन क्या होती है बच्चों, प्रेजेंट होती है। जबकि शिराओं के अंदर जो रक्त बहता है बच्चों वो वी ऑक्सीजनित रहता है, अर्थात इनके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होती है। जबकि बच्चों कैपिलरीज, क्योंकि कैपिलरीज धमनी और शिराओं को जोड़ने का कार्य करती है, तो इनके अंदर दोनों प्रकार का ही बच्चों ब्लड पाया जाता है। इनके अंदर जो प्रकार का ब्लड होता है, इनके अंदर ऑक्सीजनित रक्त भी होता है, ऑक्सीजन वाला भी, और इनके अंदर वी ऑक्सीजनित रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त भी उपस्थित इनके अंदर होता है। बच्चों ये एक अपवाद है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर बच्चों धमनी और शिराओं के अंदर एक अपवाद पाया जाता है। ये बच्चों अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी। क्यों है बच्चों ये अपवाद, क्योंकि फुफ्फुसीय धमनी के अंदर बच्चों कैसा रक्त पाया जाता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है, अर्थात वी ऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है। नॉर्मल जो धमनियां होती हैं बच्चों उनके अंदर जो रक्त पाया जाता है उसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है। इसको एक काम करते हैं और ईजी करके लिखते हैं। ये देखें नॉर्मल कैसा रक्त पाया जाता है बच्चों, नॉर्मल धमनियों के अंदर ऑक्सीजनित रक्त पाया जाता है, अर्थात जिनके अंदर ऑक्सीजन उपस्थित होती है। और नॉर्मल शिराओं के अंदर कैसा रक्त पाया जाता है, ऐसा रक्त पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। मगर फुफ्फुसीय धमनी के अंदर क्या होता है बच्चों, फुफ्फुसीय धमनी के अंदर ऐसा रक्त पाया जाता है जिसके अंदर ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। बाकी धमनियों में उपस्थित है, इस धमनी में अनुपस्थित है। ऐसे ही बच्चों शिराओं का है, बाकी शिराओं में ऑक्सीजन अनुपस्थित है, मगर इस शिरा के अंदर बच्चों ऑक्सीजन उपस्थित होती है। इनके अंदर बच्चों दोनों प्रकार की होती हैं। तीसरा पॉइंट देखेंगे बच्चों, हमारा जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है बच्चों कि दाब। दाब का मतलब क्या होता है बच्चों, दाब का मतलब होता है बच्चों प्रेशर।
दाब का क्या मतलब होता है? प्रेशर, कि इनके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है, कि इनके अंदर जो इन धमनियों के अंदर या शिराओं के अंदर या केशिकाओं के अंदर जो रक्त बहता है वो कितने दाब से बहता है, कितने प्रेशर से बहता है। तो बच्चों धमनियों के अंदर दाब होता है बच्चों अधिक होता है, जबकि शिराओं के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कम होता है। कैपिलरीज के अंदर बच्चों मीडियम होता है, ना अधिक होता है ना ही कम होता है। अगला पॉइंट बच्चों चौथा, भित्ति की मोटाई, अर्थात जो शिराएं हैं उनकी जो भित्तियां हैं, अर्थात शिराओं की जो अंदरूनी और बाहर की दीवार की जो मोटाई है वो कितनी होती है। तो जो धमनियां होती हैं बच्चों, धमनियां हमारी मोटी होती हैं और लचीली होती हैं। याद रखना बच्चों, धमनियां हमारी कैसी होती हैं? मोटी होती हैं। क्यों मोटी होती है? क्योंकि बच्चों इनके अंदर रक्त अधिक दाब से बहता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि धमनियों की भित्ति की मोटाई अधिक क्यों होती है, तो क्यों होती है बच्चों? क्योंकि धमनियों के अंदर बच्चों जो ब्लड रहता है वो अधिक प्रेशर से बहता है, जबकि शिराओं की बच्चों जो भित्ति होती है वो पतली होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ब्लड होता है वो कम प्रेशर से बहता है। इनके अंदर बच्चों ये बहुत ही ज्यादा पतली होती है। क्यों बहुत ज्यादा पतली होती है? क्योंकि बच्चों इनके अंदर दोनों प्रकार का रक्त पाया जाता है। और बच्चों याद रखना ये पतली होती है क्यों? क्योंकि बच्चों ये सिंगल सेलुलर यानी एक कोशिकीय होती हैं। एक कोशिकीय का मतलब क्या होता है बच्चों? ये इस प्रकार की होती है, ध्यान से देखेंगे हम। ये किस प्रकार की होती है? सिंगल सेल की बनी हुई। ये एक एक कोशिका है, एक एक कोशिका, ये एक कोशिका, ये दो, ये तीन, तो एक एक कोशिका मोटी क्या होती है बच्चों? ये भित्ति की लंबाई होती है। आगे देखना बच्चों, पांचवा बच्चों वॉल्व। वॉल्व बच्चों क्या होते हैं? धमनियों के अंदर अनुपस्थित होते हैं, जबकि शिराओं के अंदर बच्चों उपस्थित होते हैं। वॉल्व क्या काम करते हैं बच्चों? जो कि कैपिलरीज के अंदर भी अनुपस्थित होते हैं। वॉल्व आपको बच्चों एक बार समझाते हैं। वॉल्व देखेंगे बच्चों इस प्रकार होता है, जैसे ये है बच्चों हमारी एक धमनी, ठीक है, इसके अंदर वॉल्व नहीं है। और अगर इसको हम शिरा मान लेते हैं बच्चों, तो शिरा के अंदर देखेंगे वॉल्व इस प्रकार के होते हैं। देखिए ये वॉल्व क्या काम करते हैं बच्चों? जब ब्लड इनके थ्रू होकर के बहता है, जब ब्लड क्या करता है बच्चों? इनके थ्रू होकर के बहेगा। तो जब ब्लड बहता है तो बच्चों जैसे ही ब्लड आगे निकल जाता है बच्चों, ये वॉल्व क्या हो जाते हैं बच्चों? बंद हो जाते हैं। ये वॉल्व क्या हो जाते हैं बच्चों? बंद हो जाते हैं। जैसे ही बच्चों ब्लड है, अगर ब्लड इनके थ्रू होकर के जा रहा है तो बच्चों ये वॉल्व क्या हो जाते हैं बच्चों? आपस में बंद हो जाते हैं। वॉल्व बंद हो जाने की वजह से क्या हो जाता है बच्चों? ब्लड का बैक फ्लो नहीं हो पाता। यानी कि बच्चों एक बार अगर रक्त चला गया तो रक्त वहां से क्या नहीं आ पाता? वापस नहीं आ पाता। इसलिए बच्चों इनके अंदर क्या होते हैं? वॉल्व उपस्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों इनके अंदर सामान्यतः कैसा रक्त होता है बच्चों? विऑक्सीजनित रक्त होता है, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाला रक्त होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है। तो हमारी बॉडी ये सुनिश्चित करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला अगर ब्लड है और अगर वो ब्लड हमारे एक बार चला गया तो वो ब्लड वापस से नहीं आ जाए। इसलिए बच्चों क्या होता है? इनके अंदर वॉल्व उपस्थित होते हैं, जबकि इन दोनों के अंदर अनुपस्थित होते हैं। लास्ट देखेंगे बच्चों हमारा इसके अंदर, इस टेबल के अंदर इधर का लास्ट है, बाकी दो और इसके रह रहे हैं। कार्य बच्चों क्या क्या कार्य करती हैं? तो कार्य बच्चों हम इसके देखेंगे। इसका कार्य बच्चों से हमने देखा था कि ये हृदय से अंगों की ओर ब्लड लेकर के जाती है। सेम कार्य बच्चों, ये हृदय से ऑक्सीजनित यानी ऑक्सीजन वाला रक्त लेकर के शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है। अब ऑक्सीजन लेकर के जा रही है तो और अन्य पदार्थ भी लेकर जाएगी। ऑक्सीजन एवं अन्य पोषक तत्वों का परिवहन करती है। ये इसका उल्टा करेगी बच्चों। ये शरीर के, पहली बात तो ये हृदय से अंगों की तरफ आई थी, ये अंगों से हृदय की तरफ लेकर के जाएगी। ये ऑक्सीजनित था और इसके अंदर बच्चों कैसा था? विऑक्सीजनित। ये शरीर के अंगों से विऑक्सीजनित रक्त लेकर हृदय तक लेकर के जाती है। फिर बच्चों ये देखेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये इधर ऑक्सीजन के अलावा अन्य पोषक तत्वों का परिवहन कर रही थी, जबकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य अपशिष्ट तत्वों का परिवहन करती है। केशिकाएं बच्चों क्या काम करती हैं? केशिकाएं कोशिकाओं से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का आदान प्रदान करती हैं और कार्बन डाई और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को कोशिकाओं से लेने का कार्य करती हैं। यानी कि बच्चों कोई भी अगर एक सेल होती है, ध्यान से समझिएगा, इसको बच्चों नोट डाउन कीजिएगा, फिर हम आगे समझा रहे हैं। जैसे बच्चों हम ऐसे देखते हैं, कोई भी अगर एक सेल है, कोई भी एक रैंडम अगर हम सेल मान लेते हैं, ये बच्चों हमारी एक कोशिका है। अब बच्चों अगर ये हमारी एक कोशिका है, इसको खोल करके बनाते हैं, वेट, ये हमारी क्या है बच्चों? एक कोशिका।
इस कोशिका का बच्चों अपन को क्या है, इस कोशिका से बच्चों जो जुड़ी हुई रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो बच्चों, क्योंकि कोशिका का आकार बच्चों बहुत छोटा होता है, तो इससे जो जुड़ी हुई रहती है ना बच्चों, ये कौन रहती हैं बच्चों, हमारी रक्त वाहिनी होती है। और कौन सी रक्त वाहिनी होती है बच्चों, ये होती है हमारी केशिका। कौन रहती है बच्चों, केशिका। ये केशिका क्या काम करती है बच्चों, सपोज करते हैं कि अगर हमारे ब्लड से हमारी ब्लड के अंदर से क्या हुआ बच्चों कि ये है मान लो एक कोशिका जिसके अंदर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बनी। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आ जाएगी बच्चों, ब्लड में आ जाएगी। अब ये ब्लड क्या करेगा बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमने ये देखा था बच्चों कि ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है किसके अंदर, धमनी में, और CO2 वाला ब्लड होता है बच्चों कहाँ पर, शिरा में। ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है बच्चों धमनी में, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है बच्चों शिराओं में। अब बच्चों इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, अब इस ब्लड को शिराओं तक पहुंचाने का कार्य कैसे करेंगे, तो बच्चों क्या होता है, ये धमनियाँ, ये हमारी केशिकाएं बहुत पतली होती हैं, केशिकाओं के कंपैरिजन में, केशिकाओं से तुलना करने पर इसके मुकाबले शिराएं भी बड़ी होती हैं और धमनियाँ भी क्या होती हैं बच्चों, बड़ी होती हैं। तो अब ये क्या होती हैं बच्चों, ये इससे जा कर के जुड़ जाती हैं। इसको और पतला बनाते हैं, ठीक है, और ये देखेंगे हम। अब बच्चों ये हिस्सा हमारा क्या है, शिराएं हैं, और हमारा ये क्या है बच्चों, केशिका। तो हमने देखा बच्चों कि कोई भी एक कोशिका है, कोशिका से वो पदार्थ बच्चों सबसे पहले कहाँ पर आते हैं, केशिका में आते हैं, फिर केशिका उनको कहाँ तक पहुँचा देती है, शिराओं तक पहुँचा देती है। और अगर मान लेते हैं कि ये एक कोशिका के बजाय बच्चों ये क्या है, हमारी एक कूपिका है। क्या है बच्चों, एक कूपिका। तो कूपिका से बच्चों क्या निकलेगी, ऑक्सीजन आएगी हमें। ये जो ऑक्सीजन आएगी बच्चों, ये भी सबसे पहले कहाँ पर आएगी, हमारी केशिकाओं में आएगी, और फिर इस ऑक्सीजन को केशिकाएं कहाँ पहुँचा देंगी बच्चों, ऑक्सीजन कहाँ पर होती है, धमनी में, इसको धमनी में पहुँचा देगी। मतलब धमनी और शिराएं बच्चों क्या होती हैं, ये ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो इन तक पहुँचाने का किसी भी चीज़ को कार्य करने के लिए इन्होंने एक छोटी वाली रक्त वाहिनियाँ होती हैं, और इन छोटी रक्त वाहिनियों को हम क्या कहते हैं बच्चों, केशिकाएं कहते हैं। नोट डाउन कीजिए बच्चों इसको। तो बच्चों हमने देखा था धमनियां, शिरा और केशिकाओं के अंदर बच्चों हमने अंतर देख लिया था। तो रक्त वाहिनी रक्त के परिवहन का कार्य करती है, 3 प्रकार की होती है बच्चों। धमनियां जिनके अंदर होता है बच्चों ऑक्सीजनेटेड रक्त यानी ऑक्सीजन वाला रक्त, शिराएं जिनके अंदर होता है बच्चों CO2 वाला रक्त, और ये जो इन दोनों को क्या करती हैं बच्चों, जोड़ने का कार्य करती हैं। तो ये देखेंगे बच्चों, ये हमारी क्या है, धमनी है, ये बच्चों हमारी क्या है, शिरा है, और ये है बच्चों हमारी क्या, केशिका। तो देखेंगे बच्चों कि ये केशिकाएं क्या कर रही हैं, केशिकाएं एक जाल बना रही हैं और धमनियों और शिराओं को क्या कर रही हैं बच्चों, जोड़ने का कार्य कर रही हैं। ये याद रखना बच्चों कि सबसे बड़ी जो धमनी होती है उसे महाधमनी एओर्टा कहते हैं, और जो सबसे बड़ी शिरा होती है उसको महाशिरा वेना कैवा कहते हैं। मानव हृदय बच्चों क्या होता है, एक पेशी अंग होता है, अर्थात मसल्स का बना हुआ एक अंग होता है, और इस अंग के अंदर बच्चों क्या रहता है, ये हमारी फिस्ट, मुट्ठी के आकार का होता है। अब बच्चों रुधिर को क्या काम होता है, रुधिर को ऑक्सीजन का भी बच्चों परिवहन करना होता है, और रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड का, दोनों का परिवहन करना होता है। अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन वाला रुधिर और कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर दोनों आपस में एक दूसरे से मिले नहीं। तो इन दोनों को एक दूसरे से मिलने के बचाने के लिए क्या होता है बच्चों, हमारा हृदय 4 कोष्ठों में यानी 4 चैम्बर्स के अंदर बटा हुआ होता है। बच्चों ऊपर के जो 2 चैम्बर रहते हैं उन्हें हम आलिंद कहते हैं, और इन्हें हम बांटते कैसे हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद। और नीचे के जो बच्चों हमारे 2 चैम्बर रहते हैं उन्हें हम निले कहते हैं, और इसे बायां निले और दाएं निले के अंदर बांटते हैं। ये याद रखना बच्चों कि बाएं आलिंद और बाएं नीले के अंदर बच्चों हमारा होता है शुद्ध रक्त, जबकि दाएं आलिंद और दाएं नीले के अंदर बच्चों हमारा वीऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध रक्त होता है। इसको याद रखने की बच्चों ट्रिक है, एल से बच्चों आता है लेफ्ट, और वेंट्रिकल से आ जाता है बच्चों हमारा नीले, कि बाएं नीले के अंदर, एल से बाएं नीले के अंदर, ओ से ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन वाला रक्त होता है, जबकि आर से राइट वेंट्रिकल यानी कि दाएं नीले के अंदर बच्चों कैसा रक्त होता है, डीऑक्सीजनेटेड रक्त होता है। बच्चों मानव हृदय का हम इस चित्र को भी देख लेंगे।
ये बच्चों ऊपर से जो हमारी आ रही है बच्चों, ये हमारी क्या है, ये हमारी महाधमनी है। और ये हमारे पास में बच्चों शरीर के निचले वाले हिस्से से ही बच्चों एक हमारे पास महाशिरा आ रही है, और एक शरीर के ऊपरी भाग से बच्चों हमारे पास में क्या आ रही है, महाशिरा आ रही है। इसके साथ में बच्चों ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में क्या है बच्चों, एक फुफ्फुसीय धमनी होती है और एक फुफ्फुसीय शिरा होती है, जिसका हमने देखा था बच्चों कि ये दोनों बच्चों हमारी क्या होती हैं, ये दोनों हमारी अपवाद होती हैं, क्योंकि फुफ्फुसीय धमनी के अंदर अशुद्ध रक्त होता है और फुफ्फुसीय शिरा के अंदर हमारा शुद्ध रक्त होता है। ये बच्चों हमारा दायां आलिंद, ये हमारा दायां निलय, इधर वाला हमारा बायां आलिंद और ये हमारा बायां निलय। इनको बच्चों बाएं निलय और दाएं निलय को अलग करने के लिए जो बीच में ये जो स्तर पाया जाता है बच्चों, इसे हम विभाजिका कहते हैं। क्या कहते हैं, विभाजिका कहते हैं। और आलिंद और निलय को, दाएं आलिंद और दाएं निलय को, और बाएं आलिंद और बाएं निलय को अलग करने के लिए बच्चों इन दोनों स्थानों पर हमारे कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कपाट, जिनके बारे में बच्चों हम अभी आगे पढ़ेंगे। मानव हृदय, हृदय में बच्चों देखेंगे हमने बताया था हृदय में दो वाल्व पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में बच्चों एक कपाट पाया जाता है जिसे त्रिवलनी है, इसे बच्चों कहा जाता है ट्राइकस्पिड। क्या कहा जाता है बच्चों, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में बच्चों एक द्विवलनीय कपाट पाया जाता है। कैसा कपाट पाया जाता है, द्विवलनीय, जिसे बच्चों कहते हैं हम बाइकस्पिड। ये कपाट क्या काम करते हैं बच्चों, ये रुधिर का बैक फ्लो रोकने का कार्य करते हैं। ऑक्सीजन वाला रुधिर बच्चों फेफड़ों से हृदय के अंदर बाईं ओर स्थित कोष्ठ बाएं आलिंद के अंदर आता है। फेफड़ों से बच्चों ऑक्सीजन युक्त रुधिर क्यों आता है, क्योंकि बच्चों फेफड़ों के अंदर, कूपिकाओं के अंदर क्या हो जाता है, उस रुधिर के अंदर ऑक्सीजन गैस को मिला दिया जाता है। तो फेफड़ों से जो बच्चों रुधिर आएगा, उस रुधिर के अंदर कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन गैस। तो ये बच्चों रुधिर आता है, ये कहाँ पर आता है बच्चों, हृदय में बाएं आलिंद के अंदर आता है। तो बच्चों जब बाएं आलिंद के अंदर ये ब्लड आ रहा है तो उस समय बच्चों बाएं आलिंद शिथिल रहता है, अर्थात ढीला रहता है। जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है बच्चों, तब ये संकुचित हो जाता है। यानी कि बच्चों देखना है कि बच्चों जब हमारा बायां आलिंद रहता है, ये ढीला रहता है, उस समय बच्चों जब उसके नीचे का यानी बायां निलय फैलने लग जाता है, तब बच्चों ये संकुचित हो जाता है, जिससे कि रुधिर इसमें स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है, ये अपन उल्टा ही करके बना रहे हैं बच्चों, ताकि इसको जब आप अपने हार्ट की तरफ करके देखेंगे तब आपके बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये होता है हमारा राइट एट्रियम, ये होता है बच्चों हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये होता है बच्चों हमारा राइट वेंट्रिकल, और ये होता है बच्चों हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। हो गया ये। अब बच्चों देखना है ऑक्सीजन वाला रुधिर फुफ्फुस से हृदय के अंदर कहाँ पर आ रहा है बच्चों, बाएं आलिंद में आ रहा है। ये आपको याद रखना है बच्चों कि ए से क्या होता है बच्चों, आलिंद, ए से क्या होता है, आलिंद, और वी से क्या होता है बच्चों, निलय। ए से एट्रियम होता है जिसे आलिंद कहा जाता है, वी से वेंट्रल्स होते हैं बच्चों, या वेंट्रिकल्स होते हैं जिन्हें हम निलय कहते हैं। तो बच्चों हमें देखना है कि ऑक्सीजन वाला रुधिर फेफड़ों से हृदय में कहां पर आ रहा है, बाएं आलिंद के अंदर आ रहा है। कहां पर आ रहा है बच्चों, बाएं आलिंद के अंदर आ रहा है। बाएं आलिंद कौन सा है बच्चों, ये वाला। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, ये यहां पर आ गया हमारा ब्लड, कैसा, ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा। कैसा ब्लड आएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड। और ये कहां से आएगा बच्चों, लंग्स से, यानी हमारे फेफड़ों से आ गया। अब बच्चों ये ब्लड किसके अंदर भर गया, ये ब्लड बच्चों हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर भर गया। तो बच्चों इसके अंदर ब्लड भरे तो उस समय अगर ये संकुचित रहेगा तो इसके अंदर ब्लड भरेगा कैसे, तो इसलिए बच्चों ये शिथिल रहता, ताकि बच्चों इसके अंदर क्या हो सके, प्रॉपर्ली ब्लड भर सके। जब इसके अंदर ब्लड भर जाता है तो बच्चों जो इसके नीचे वाला कोष्ठ होता है बच्चों, वो कौन सा होता है, बायां निलय। फिर बायां निलय, नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय क्या होता है बच्चों, फैलने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, बायां निलय फैलने लग जाता है, जिससे कि, और ये वाला सिकुड़ने लग जाता है, जिससे कि ये सारा ब्लड क्या हो जाए बच्चों, ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब बच्चों ये संकुचित होता है जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित हो जाता है। जब बच्चों अपनी बारी पर बायां निलय संकुचित हो जाता है, मतलब बच्चों अब ब्लड इसके अंदर आ गया, और जब बच्चों ये वाला भी संकुचित हो जाएगा तो फिर ये ब्लड होगा बच्चों, ये कहाँ चला जाएगा, आगे पूरी बॉडी के अंदर बच्चों क्या कर दिया जाता है, पंप कर दिया जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ, दायां आलिंद, अब बच्चों इसकी बात कर रहे हैं अपन। ये दायां आलिंद जब फैलता है तो शरीर से विऑक्सीजनित रक्त, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर बच्चों जो रक्त आ रहा है उसको हम अलग कलर से दिखाएंगे। कैसा आ रहा है बच्चों, इसके अंदर CO2 वाला रक्त आ रहा है इसके अंदर।
किसके अंदर आ जाएगा बच्चों? अभी ये CO2 वाला रक्त ऊपर वाले दाएं आलिंद के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? दाएं आलिंद के अंदर। अब जब दायां आलिंद सिकुड़ेगा तो ये ब्लड बच्चों कहां पर आ जाएगा? नीचे दाएं निलय के अंदर आ जाएगा। और जब बच्चों ये दायां निलय भी जब सिकुड़ेगा, ये देखेंगे जैसे ही दायां आलिंद संकुचित हो जाए, नीचे वाला कोश दायां निलय फैल जाता है और बच्चों ये रुधिर हमारे दाएं निलय के अंदर स्थानांतरित हो जाता है। अब बच्चों क्या करना है? जब ये दायां निलय हमारा जब सिकुड़ेगा तो ये क्या कर देगा बच्चों? रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु बच्चों ये कहां पर पंप कर दिया जाता है? फेफड़ों के अंदर पंप कर दिया जाता है। अब बच्चों इस चक्र को दोबारा समझेंगे। सबसे पहले बच्चों ये हमारे लंग्स थे, ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये क्या है? हमारे लंग्स। लंग्स में बच्चों जो ब्लड है वो कैसा ब्लड है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले बच्चों कहां पर आता है? हमारे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारे बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद ढीला रहता है और बाएं आलिंद के अंदर ये ब्लड आ जाता है। फिर जब बायां आलिंद सिकुड़ता है तो ये ब्लड कहाँ आ जाता है? वहां से बाएं निलय के अंदर आ जाता है। और जब बायां निलय सिकुड़ता है तो ये ब्लड यहाँ से पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। ये कहाँ जा रहा है बच्चों? ये ब्लड जा रहा है बच्चों हमारी पूरी बॉडी के अंदर। कैसा ब्लड जा रहा है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड। सबसे पहले ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स में था, लंग्स से ये बाएं आलिंद में आया, यहाँ से बाएं निलय में आया और बच्चों यहाँ से पूरी बॉडी तक चला गया। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पूरी बॉडी के अंदर बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड बच्चों कहां पर आता है? हमारे दाएं आलिंद के अंदर आता है। कहां पर आता है बच्चों? दाएं आलिंद के अंदर आता है। दाएं आलिंद जब फैला रहता है तब इसके अंदर ब्लड भर जाता है। फिर जब दाएं आलिंद सिकुड़ता है तो ये ब्लड बच्चों कहां पर आ जाता है? दाएं निलय में आ जाता है। और दाएं निलय से बच्चों ये फिर ब्लड क्या हो जाता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, तो ये ब्लड बच्चों कहां पर निकल जाता है? लंग्स में चला जाता है। ये ब्लड बच्चों कहां चला जाता है? लंग्स में चला जाता है। किस कार्य के लिए चला जाता है बच्चों? ये ब्लड चला जाता है बच्चों हमारे शुद्ध होने के लिए। किस कार्य के लिए जाता है बच्चों? ये शुद्ध होने के लिए ये ब्लड चला जाता है बच्चों कहां पर? लंग्स में। अब पूरे इस चक्र में बच्चों हमारे हार्ट के अंदर ब्लड टोटल 2 बार आता है। पहली बार में लंग्स से आया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो यहाँ से बॉडी में चला गया था। दूसरी बार बॉडी से आया था बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, जो कहाँ पर चला गया था? लंग्स में। एक बार ये वाला ब्लड आ रहा था, एक बार ये वाला ब्लड। तो पूरे चक्र के अंदर बच्चों हमारे हार्ट के अंदर ब्लड 2 बार आता है। इसलिए बच्चों इस परिसंचरण से कैसा परिसंचरण कहते हैं? इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ये हो जाता है बच्चों हमारा हार्ट का दोहरा परिसंचरण। तो बच्चों अभी अभी हमने जो दोहरा परिसंचरण पढ़ा उसी को समझाने के लिए एक डायग्राम दिया गया जो कि आपके एनसीईआरटी का, जबकि बच्चों ये एनसीईआरटी का डायग्राम आपका गलत है। ध्यान से देखेंगे बच्चों इस डायग्राम के अंदर, तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों फेफड़ों से जो ब्लड आता है वो ब्लड ऑक्सीजनीकृत होता है, यानी ऑक्सीजन वाला होता है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ वी ऑक्सीजनेटेड। तो बच्चों इसको हम बच्चों सही करेंगे कि ये जो ब्लड होता है बच्चों ये कैसा होता है? यहाँ से जो ब्लड आता है बच्चों ये ऑक्सीजनीकृत होता है, ना कि वी ऑक्सीजनीकृत ब्लड होता है। देखेंगे तो बच्चों यहाँ से आगे फेफड़ों से बच्चों फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा ब्लड आता है। फुफ्फुसीय शिरा बच्चों वैसे शिराओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, मगर फुफ्फुसीय शिरा के अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है। यह ऑक्सीजन वाला ब्लड बच्चों कहाँ पर आता है? बाएं आलिंद के अंदर आता है। बाएं आलिंद जब सिकुड़ता है तो यह ब्लड कहाँ पर आ जाता है? बाएं निलय में आ जाता है। बाएं निलय से बच्चों ये ब्लड कहाँ पर जाता है? महाधमनी में जाता है। कहाँ पर जाता है बच्चों? महाधमनी में। और यह ब्लड अभी भी ऑक्सीजनेटेड ही होता है। तो इसको भी बच्चों हम ठीक करेंगे कि ये एनसीईआरटी के अंदर बच्चों क्या किया गया? गलत किया गया। अब हम इसको आगे देखेंगे तो महाधमनी जो बच्चों होती है, महाधमनी हमारे ऑक्सीजनीकृत ब्लड को यानी ऑक्सीजन वाले ब्लड को बच्चों कहां पर ले जाती है? शरीर के सभी अंगों तक। अब बच्चों जब शरीर के सभी अंगों तक ब्लड, सबसे पहले ये ब्लड हमारा फुफ्फुसीय शिरा के पास गया, फुफ्फुसीय शिरा से ये ब्लड हमारा बाएं आलिंद के पास गया, बाएं आलिंद से बच्चों ये ब्लड हमारा बाएं निलय के पास गया, बाएं निलय से बच्चों ये हमारी महाधमनी के पास गया और महाधमनी से शरीर के अंगों तक गया। तो ये ब्लड बच्चों जो होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये कैसा ब्लड होता है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मगर बच्चों जब शरीर के अंदर वो ब्लड हमारा फ्लो करता रहता है तो बच्चों वो ब्लड के अंदर क्या मिला दी जाती है? शरीर की कोशिकाओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी जाती है। तो अब इससे जो आगे ब्लड निकलता है बच्चों वो हमारा कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये जो ब्लड होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, ये शरीर से बच्चों कहाँ पर आता है? हमारे महाशिरा के पास में आता है। कैसा ब्लड होता है बच्चों? वी ऑक्सीजनीकृत यानी कि बच्चों CO2 वाला ब्लड होता है। महाशिरा के बाद में बच्चों ये ब्लड हमारा कहाँ पर जाता है? दाएं आलिंद में जाता है। दाएं आलिंद से बच्चों ये कहाँ पर जाता है? दाएं निलय में जाता है। और दाएं निलय से बच्चों ये सीधे के सीधे हमारे कहाँ पर जाता है? फुफ्फुसीय धमनी के अंदर जाता है।
फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा बच्चों ये कहाँ पर पहुंचा दिया जाता है, फुफ्फुस में पहुंचा दिया जाता है, जहां इसमें वापस से ऑक्सीजन मिला दी जाती है। फिर ये फुफ्फुसीय शिरा के पास आता है, फिर बाएं आलिंद के पास, वहां से बाएं निलय के पास, वहां से फिर महाधमनी के पास में, फिर शरीर के अंगों में जाता है। शरीर के अंगों में इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिला दी जाती है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड हमारा महाशिरा के पास जाता है, दाएं आलिंद में जाता है, दाएं नीले में जाता है, दाएं नीले द्वारा बच्चों इसको पंप कर दिया जाता है फुफ्फुसीय धमनी में, और फुफ्फुसीय धमनी इसको कहाँ ले जाती है, फेफड़ों तक। तो ये वाला जो ब्लड होता है बच्चों ये कैसा होता है, इधर वाला साइड का ब्लड है बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है, और बच्चों ये ब्लू वाली साइड का जो ब्लड है बच्चों ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। हृदय बच्चों हमारे कोष्ठ आखिर पाए क्यों जाते हैं, हृदय के कोष्ठों का क्या महत्व होता है, क्या सिग्निफिकेंस होती है, वो हमको देखना है कि हमारे आखिर हृदय के अंदर जो कोष्ठ होते हैं वो कोष्ठ आखिर हमारे क्यों पाए जाते हैं। ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रक्त को मिलने से रोकने का कार्य करते हैं, यानी अगर हमारे हार्ट के अंदर बच्चों अगर कोष्ठ नहीं होंगे तो हमारे हार्ट के अंदर ऑक्सीजन वाला और बिना ऑक्सीजन वाला यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त दोनों आपस में मिल जाएंगे। ऑक्सीजन की बच्चों अंगों तक बेहतर सप्लाई, बिकॉज हृदय हमारा एक पंप की मशीन की तरह कार्य करता है, तो अंगों की बेहतर सप्लाई बच्चों हमारे हृदय में कोष्ठों की वजह से ही हो पाती है। इसकी वजह से बच्चों जब बेहतर सप्लाई होती है तो बच्चों अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है, और बच्चों क्या है, अधिक कोष्ठों का होना अधिक ऊर्जा के निर्माण में सहायता करता है। इस कारण ये बच्चों ये उन जीवों के लिए सहायक होता है जिन जीवों में शरीर का तापक्रम नियत रहता है। बच्चों जैसे जिन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं, जैसे मानव होता है, मानव के अंदर शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार कम ज्यादा नहीं होता है, यानी कि वातावरण में अगर तापमान 20 डिग्री है सपोज, ह्यूमन की बॉडी का बच्चों जो टेम्परेचर होता है, मानव की टेम्परेचर जो होता है बच्चों वो 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। अब बच्चों मानव इस 37 डिग्री टेम्परेचर को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, मगर बच्चों बहुत ज़्यादा, जैसा अगर मान लो सर्दियों का टाइम चल रहा है बच्चों, तो सर्दियों में कई कई इलाकों में बच्चों टेम्परेचर 0 डिग्री या उससे भी नीचे पहुंच जाता है। तो क्या मानव का भी बॉडी का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री पहुंच जाएगा तो बच्चों उसका तो ब्लड ही जम जाएगा। तो ब्लड उसकी बॉडी में ना जमे, इसकी वजह से बच्चों क्या होता है, हमारी बॉडी का जो अंदर जो कोष्ठ रहते हैं बच्चों ये बार बार ब्लड की सप्लाई करते रहते हैं, जिससे बच्चों हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो रहता है वो सर्दी हो या गर्मी हो वो हमेशा बच्चों नियत रहता है, 37 डिग्री के आसपास ही बच्चों रहता है। इसलिए ऐसे जीव जिनके अंदर बच्चों शरीर का तापमान नियत रहता है, वातावरण के अनुसार बदलता नहीं है, उन्हें हम वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं, जैसे कि बच्चों स्तनधारी, जैसे मानव आदि और पक्षियों में। जबकि बच्चों कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर का तापक्रम नियत ना होकर के वातावरण पर निर्भर करता है, यानी इनका तापमान बदलता रहता है। तो बच्चों ऐसे जीव होते हैं, इनमें कोष्ठों की संख्या होती है बच्चों क्या होती है, मानव की तुलना में कम होती है। मानव के अंदर बच्चों हमने देखा था, मानव के अंदर पक्षियों के अंदर बच्चों 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो ये कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल होते हैं बच्चों, इनके अंदर कितने हमारे कोष्ठ पाए जाते हैं, 4 से कम पाए जाते हैं। जैसे बच्चों मछलियाँ होती हैं, मछलियों के अंदर बच्चों हमारे 2 कोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं। सरीसृप बच्चों रेप्टाइल जो होते हैं इनके अंदर बच्चों हमारे 2 से 3 कोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं। उभयचरों के अंदर भी बच्चों ऐसा होता है। सरीसृपों के अंदर बच्चों आपको याद रखना है एक अपवाद है, यानी कि एक ऐसा सरीसृप है, एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके अंदर बच्चों 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, जिसका नाम क्या है बच्चों, मगरमच्छ, यानी कि क्रोकोडाइल। तो बच्चों जो क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल के अंदर 4 कोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। लसिका तंत्र, लसिका क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे हृदय के, हमारे बॉडी के अंदर ब्लड एक कार्य करता है बॉडी के अंदर जो चीज़ें हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का, इस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर एक अन्य पदार्थ भी पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। ये जो लसिका होता है इसे लिम्फ कहते हैं बच्चों। लसिका एक रंगहीन द्रव होता है बच्चों, हृदय की भांति है, हमारे हृदय के अंदर हमारे जो ब्लड पाया जाता है, सॉरी ब्लड की भांति बच्चों ये रेड कलर का नहीं होता, बल्कि ये रंगहीन होता है, यानी इसका कोई भी कलर नहीं होता है। ये वहन में सहायता करता है, यानी परिवहन में सहायता करता है। इसे लसिका भी कहते हैं या फिर ऊतक तरल भी कहते हैं। ये होता कहाँ पर है बच्चों, केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा। जैसे बच्चों ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, तो ये हमारे यदि ब्लड की बच्चों क्या है, कोई कैपिलरी है, तो केशिकाओं की जो भित्ति होती है, ब्लड कैपिलरीज की जो भित्ति होती है बच्चों, इनमें कुछ छिद्र होते हैं। ये बच्चों हमारी अगर केशिकाएं हैं, ये अपन क्या बना रहे हैं बच्चों, ये सिंगल सेल्यूलर, हमने आपको पढ़ा था, ये जो केशिकाएं होती हैं बच्चों ये एक कोशिकी होती है, बहुत अधिक पतली होती हैं। तो इनकी भित्ति के बीच में बच्चों क्या पाए जाते हैं, कुछ इनकी भित्तियों के बीच में बच्चों कुछ छिद्र होते हैं, जहां से बच्चों क्या हो जाता है, इन छिद्रों के बीच से क्या हो जाता है बच्चों, प्लाज्मा। क्या क्या चीजें निकल करके आ रही हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, कुछ प्लाज्मा
प्रोटीन और कुछ रुधिर कोशिकाएं बाहर निकल करके बच्चों ऊतक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाती हैं। अब बच्चों ये कैपिलरीज होती हैं, ये किसके टच में होती हैं बच्चों? कैपिलरीज हमारे ये ऊतक के टच में होती हैं। ये बच्चों हमारा क्या है? ऊतक, टिश्यूज, कोशिकाएं मिलकर के हमने बता रखा, कोशिकाएं मिलकर के बच्चों क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। और ये क्या है बच्चों हमारी? ये है हमारी बच्चों केशिका, ब्लड कैपिलरी। तो बच्चों क्या होता है? केशिका के अंदर बच्चों बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे बच्चों इसके अंदर ये आरबीसी भी है, कुछ मात्रा में बच्चों इसके अंदर डब्ल्यूबीसी भी है, और कुछ बच्चों इसके अंदर क्या है? प्लेटलेट्स भी हैं। अब बच्चों क्या होता है? इसके बीच बीच से निकल करके जो इनके बीच में जो कुछ भी छिद्र होते हैं उनसे ये जो पदार्थ होते हैं क्या क्या? प्लाज्मा, प्रोटीन और कुछ रुधिर कोशिकाएं बच्चों बाहर निकल करके ये ऊतक का ये जो हिस्सा होता है बच्चों, ये वाला, इसे क्या कहते हैं बच्चों? ऊतक का अंतर कोशिकीय अवकाश। तो ये जो पदार्थ होते हैं बच्चों ये यहाँ से निकल करके और इस स्थान पर आ जाते हैं। ये जो जगह होती है बच्चों ये क्या कहलाती है? हमारे ऊतक का अंतर कोशिकीय अवकाश, यहां पर आ जाती हैं। और यहां पर बच्चों इनके द्वारा एक तरल का निर्माण किया जाता है, जिस तरल से ही बच्चों हम क्या कहते हैं? ऊतक तरल कहते हैं, या फिर इसे बच्चों लसिका कहते हैं। ये कैसा होता है बच्चों? ये ब्लड के प्लाज्मा की तरह ही होता है। जैसे बच्चों ब्लड होता है उसी प्रकार ब्लड के प्लाज्मा होता है। ब्लड के हमने भाग बताए थे, एक बच्चों तरल भाग प्लाज्मा होता है और कणिका वाला भाग में बच्चों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये ब्लड के प्लाज्मा की तरह ही होता है, मगर क्या क्या अलग होता है बच्चों? एक तो ये रंगहीन होता है, और बच्चों ब्लड के अंदर जो प्रोटीन अधिक होते हैं, मगर इसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो अल्प मात्रा में, यानी बहुत कम होते हैं, क्योंकि पूरे प्रोटीन तो निकल के आ नहीं सकते। जितने प्रोटीन निकल के आ जाते हैं तो बच्चों बहुत कम प्रोटीन होते हैं। लसिका ये जो बच्चों यहाँ पर बनता है, ये यहाँ पर अंतर कोशिकीय अवकाश से बच्चों कहाँ पर चला जाता है? ये यहाँ से चला जाता है लसिका केशिकाओं में। बच्चों ये लसिका जो होता है ये अपनी अलग केशिकाएं बना लेते हैं, जिन्हें बच्चों लसिका केशिकाएं कहते हैं। और ये जो बच्चों लसिका बनता है ये लसिका केशिकाओं में चला जाता है, और बहुत सारी लसिका केशिकाएं आपस में मिल करके क्या बना लेती है बच्चों? एक बड़ी लसिका वाहिका बना लेती हैं। और ये लसिका वाहिका बच्चों आगे कहाँ पर खुलती हैं? अंत में बड़ी शिरा के अंदर बच्चों क्या हो जाती हैं? ये खुल जाती हैं। अब बच्चों हमारे पाचन तंत्र के अंदर हमने देखा है पचा हुआ और क्षुद्रांत्र द्वारा जो अवशोषित वसा होती है बच्चों, उस वसा का बच्चों ट्रांसपोर्ट, उस वसा का वहन बच्चों किसके द्वारा किया जाता है? लसिका के द्वारा किया जाता है। तो अगर आपके क्वेश्चन आ जाए कि हमारे भोजन के अंदर, भोजन के पाचन में जो वसा का निर्माण होता है या वसा का जो पाचन होता है, उस वसा का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है? तो बच्चों लसिका के द्वारा किया जाता है। इसके ट्रांसपोर्ट के बाद में क्या होता है बच्चों? जो अतिरिक्त तरल होता है, जो भी कुछ एक्स्ट्रा लिक्विड रहता है बच्चों, ये इस बाह्य कोशिकीय अवकाश से बच्चों वापस रुधिर में चला जाता है। इसके अंदर बच्चों, किसके अंदर? लसिका के अंदर बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, लसिका के अंदर बच्चों क्या नहीं होती है? इसमें आरबीसी अनुपस्थित होती है। लसिका के अंदर आरबीसी अनुपस्थित होती है, इसीलिए बच्चों अब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ही रक्त को क्या करता है बच्चों? रेड कलर देता है। और इसके अंदर लसिका के अंदर क्योंकि हमारे आरबीसी नहीं होती है तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी नहीं होता, इसीलिए बच्चों लसिका के अंदर किसी प्रकार का कलर नहीं होता है। मगर बच्चों इसके अंदर डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स भी होती हैं एवं प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, मगर हमने देखा था प्रोटीन्स अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका तंत्र बच्चों कार्य क्या क्या करता है? तो हमने देखा था बच्चों, एक तो ये वसा का परिवहन में कार्य करता है, तो लसिका वसा और वसा में घुलनशील पोषक तत्वों के परिवहन तंत्र में अवशोषण में सहायता करती है। और क्या करता है बच्चों? ये शरीर के ऊतकों से अतिरिक्त तरल पदार्थ निकाल देता है। अगर शरीर के ऊतकों में, टिश्यूज के अंदर एक्स्ट्रा अगर थोड़ा भी अगर बच्चों तरल पदार्थ होता है तो उसको निकालने का कार्य कौन कर देता है? लसिका निकाल देता है। और रक्त और ऊतकों के बीच में बच्चों क्या करता है? ये तरल पदार्थ का संतुलन बनाए रखता है। जगह जगह पर बच्चों ब्लड और ऊतक आपस में जहां कॉन्टेक्ट नहीं कर पाते तो ब्लड से बच्चों ये लसिका बन जाता है, जो ऊतक और रक्त के बीच में बच्चों क्या करता है? एक इनके मीडियम का कार्य करता है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है।
ये बच्चों शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी होता है बच्चों बीमारियों से, रोगाणुओं से बचने की जो प्रणाली होती है उसे अपन प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। ये उनका हिस्सा बनता है। और बच्चों इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट और अन्य एंटीबॉडी कोशिकाओं जैसी प्रतिरक्षा कोशिकाओं का उत्पादन करके बैक्टीरिया और अन्य रोगाणुओं से बचाव में मदद करता है। यानी बच्चों लसिका क्या काम करता है, लसिका के अंदर निर्माण होता है किसका, लिम्फोसाइट का और अन्य एंटीबॉडी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और इसकी मदद से क्या कर लेता है बच्चों, अब लसिका के अंदर जब ऐसी कोशिकाओं का निर्माण होता है तो ये कोशिका क्या करती हैं, बैक्टीरिया से और अन्य रोगाणुओं से बचाने का कार्य करती हैं। रक्तदाब बच्चों, रक्तदाब क्या होता है, हमारी जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं उनके अंदर बच्चों रक्त जिस दाब से बहता है उसे ही बच्चों हम क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। जैसे बच्चों देखेंगे तो रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध यानी कि रुधिर वाहिका उसकी दीवारों के अगेंस्ट जो दाब लगता है, प्रेशर लगता है, यानी कि बच्चों अगर ये हमारी रक्तवाहिनी है, ये रक्तवाहिनी है, ये बच्चों हमारी रक्तवाहिनी है, इसके अंदर बच्चों रक्त बह रहा है हमारा, ये रक्त बच्चों क्या करेगा, अब ये रक्त हमारा जो प्रेशर इस दीवार पे लगाएगा, जो प्रेशर इस दीवार पे लगाएगा दोनों साइड में, इसको दाब को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इसी दाब को हम रक्तदाब कहते हैं। ये दाब बच्चों शिराओं में कम होता है, ये हमने पढ़ा था धमनियों और शिराओं में अंतर के टाइम पे बच्चों के रक्तदाब जो होता है वो शिराओं में कम होता है और धमनियों के अंदर जो ब्लड होता है वो ज्यादा प्रेशर से बहता है, ठीक है ना। धमनी के अंदर बच्चों रुधिर का दाब होता है वो निलय के प्रकुंचन यानी कि बच्चों जब निलय सिकुड़ता है, क्या होता है बच्चों, जब निलय सिकुड़ता है तो निलय के सिकुड़ते समय जो ब्लड जिस स्पीड में आगे जाता है बच्चों उसका दाब, ठीक है ना, जिसे ही लिखा गया धमनी के अंदर रुधिर का दाब, निलय के प्रकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब यानी कि कितनी प्रेशर से कितनी पावर से निलय सिकुड़ रहा है उसका दाब, और बच्चों निलय अनुशीतलन के दौरान जब निलय ढीले हो जाते हैं तो धमनी के अंदर का दाब बच्चों अनुशीतलन दाब कहलाता है। हमको ये याद रखना बच्चों कि सामान्यतः हमारा जो दाब होता है बच्चों वो संकुचन का दाब होता है बच्चों 120 mm और अनुशीतलन का यानी ढीले होने का बच्चों जो दाब होता है वो होता है हमारा 80 mm। तो ह्यूमन का, नॉर्मल ह्यूमन का, हेल्दी ह्यूमन का बच्चों जो ब्लड प्रेशर कितना होता है ये आपको याद रखना बच्चों कि एक हेल्दी ह्यूमन का ब्लड प्रेशर होता है बच्चों 120/80। क्या होता है बच्चों, हमारे हेल्दी ह्यूमन का जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80। अब बच्चों इस ब्लड प्रेशर को आपने नापने के लिए बच्चों ये देखा होगा कि ये एक मशीन दी गई है बच्चों जिसको हम अपने हाथ पर बांधते हैं और फिर एक फुलाने के लिए होता है बच्चों, हम उसको दबाए जाते हैं, उसमें पारा ऊपर चढ़ता है और वो हमारे क्या करता है बच्चों, ब्लड प्रेशर को बता देता है। तो ये जो मशीन होती है बच्चों, इस मशीन का क्या नाम होता है, इस मशीन को स्फाइग्मोमैनोमीटर क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्फाइग्मोमैनोमीटर। ये स्फाइग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र द्वारा बच्चों क्या नापा जाता है, रक्तदाब नापा जाता है। रक्तदाब को बच्चों अति तनाव कहते हैं। अगर हाई ब्लड प्रेशर हो, अगर ब्लड प्रेशर बच्चों बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, अति तनाव या हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपरटेंशन कब होता है बच्चों, धमनियों के सिकुड़ने से होता है। अगर बच्चों धमनियां सिकुड़ेंगी, अगर बच्चों हमारे पास में सपोज कीजिए एक पानी की नलकी है जिससे पानी निकल रहा है और उससे जिस स्पीड से पानी निकल रहा है अगर हम उसको उस पानी को दूर तक पहुंचाना तो बच्चों हम नलकी को क्या करेंगे, नलकी को और चौड़ा करेंगे या हम नलकी को और दबा देंगे, हम नलकी को क्या करेंगे और दबा देंगे। तो जब हम बच्चों नलकी का, या हमारे हाथ में अगर नलकी है और अगर हम नलकी को दबा देंगे तो बच्चों उससे प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका तेज हो जाएगा। तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर बच्चों जो धमनियां होती हैं, अगर वो धमनियां जैसे ही पिचक जाती हैं, सिकुड़ती हैं, तो बच्चों ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है। और अगर बच्चों धमनियों के अगर ज़्यादा सिकुड़ने से ब्लड प्रेशर लगातार तेज रहता है तो इससे धमनी के फटने तक की संभावना होती है और बच्चों आंतरिक रक्तस्राव यानी इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। पादपों के अंदर परिवहन, अब बच्चों हमें ये तो पता है कि मानव के अंदर तो ब्लड होता है, लसिका होता है, जो कि बच्चों क्या करता है, अन्य पोषक पदार्थों को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को एक से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है। मगर पेड़ पौधों के अंदर बच्चों ये काम कौन करता है, बच्चों पेड़ पौधों के अंदर किन किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जल का, खनिज लवण का, भोज्य पदार्थों का जैसे कि ग्लूकोज और सुक्रोज, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, पादपों के हार्मोन का एवं पादपों के अपशिष्ट पदार्थों का। इन पदार्थों का बच्चों परिवहन की आवश्यकता होती है। अब बच्चों परिवहन कितने प्रकार से हो सकता है, तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये जो हमें पौधा है बच्चों, ये पौधा ध्यान से देखेंगे तो ये प्लांट बच्चों कैसा है, छोटा है। ये बच्चों कैसा है, एक प्लांट अर्ली प्लांट है। अर्ली प्लांट का मतलब क्या होता है बच्चों, छोटा पादप।
जबकि बच्चों ये क्या है हमारा, ये बच्चों हमारा वृक्ष है जो कि अडल्ट हो चुका है। अब बच्चों अर्ली पादप जो होता है बच्चों, इसके पास में तो क्या होता है, क्योंकि बच्चों इसके पास में लंबाई इसकी बहुत अधिक कम होती है, तो भूमि से, जैसे बच्चों भूमि से ये क्या क्या पदार्थ अवशोषित करेगा, जल अवशोषित बच्चों कहाँ से करेगा, भूमि से करेगा। और क्या क्या अवशोषित करेगा बच्चों ये भूमि से, खनिज लवण। क्या क्या अवशोषित करेगा, जल और खनिज लवण। अब ये खनिज लवण बच्चों जल से, हमारे जमीन से, जड़ से अवशोषित करने के बाद में ये ऊपर भी तो पहुंचाने आवश्यक है। तो बच्चों जब प्लांट छोटा होता है तो बच्चों ये क्या होता है, विसरण द्वारा एक विधि होती है विसरण, जिसमें पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ये पदार्थ, क्योंकि पादप की लंबाई कम है तो ये पदार्थ बच्चों विसरण से बच्चों क्या हो जाते हैं, ऊपर गति कर जाते हैं और ये पूरे पादप के अंदर बच्चों क्या हो जाते हैं, ये पहुंच जाते हैं। मगर बच्चों यदि पेड़ इतना बड़ा हो जाता है तो फिर बच्चों इसकी जड़ से लेकर के और इसके टॉप तक की बच्चों ये जो ऊंचाई है, इसको तो बच्चों अपन ने यहाँ तक पहुँचा दिया, मगर इसको अगर अपन यहाँ तक पहुँचाएंगे तो बच्चों ये ऊंचाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती है। तो ऐसे में पॉसिबल नहीं होता कि एक किसी भी पदार्थ को भूमि से अवशोषित करके और विसरण द्वारा यहाँ तक पहुँचाया जा सके। तो इसलिए बच्चों इनके अंदर भी कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि इन पदार्थों का क्या करते हैं, हमने देखा था जल का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इनका क्या करते हैं बच्चों, परिवहन करने का कार्य करते हैं। तो कैसे होता है बच्चों, अगर इन अंगों के मध्य में दूरी कम हो, जैसे छोटे पादपों में हमने देखा, तो बच्चों इन पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा हो जाता है, विसरण के द्वारा कर दिया जाता है। मगर यदि पादप बड़ा होता है, वृक्ष होता है, तो उसके अंगों के बीच में दूरी काफी अधिक होने के कारण पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विसरण एक बहुत ही स्लो प्रोसेस हो जाती है। मतलब कि बच्चों अगर विसरण होगी भी, पहली बात तो अपर्याप्त हो जाएगी, हो ही नहीं पाएगी, और होगी भी तो इतनी स्लो होगी कि ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। इस कारण बच्चों अपर्याप्त होती है, इनसफिशिएंट होती है। तो ऐसी स्थिति में परिवहन के लिए एक विशिष्ट तंत्र की आवश्यकता होती है जिसे बड़े पादपों के अंदर होता है। तो इस तंत्र के बारे में बच्चों हम आगे जाकर के अभी पढ़ने वाले हैं। पादपों में संवहन तंत्र। बच्चों पादपों में संवहन तंत्र दो प्रकार के संवहन ऊतकों का बना होता है। पहला होता है बच्चों जाइलम, पहला क्या होता है बच्चों, जाइलम, और दूसरा होता है बच्चों हमारा फ्लोएम। ये जो बच्चों जाइलम होता है, नाम से बच्चों आपको इसको कर लेना जाइलम जल, यानी कि जाइलम जल एवं पोषक तत्वों का परिवहन करने का कार्य करता है। ये बच्चों ट्रिक से याद हो जाएगा, जाइलम से जल, यानी जाइलम जो होता है ये किसका परिवहन करने का कार्य करता है, जल का। और जल के अलावा भूमि से और क्या क्या चीजें मिलती हैं, पोषक तत्व, तो पोषक तत्वों का परिवहन का कार्य करता है। फ्लोएम क्या करता है बच्चों, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। आप ध्यान रखिएगा, पेड़ पौधों के अंदर भोजन जड़ में नहीं बनता, जबकि पेड़ पौधों के अंदर बच्चों हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया था, पेड़ पौधों के अंदर जो भोजन बनता है वो पेड़ पौधों की पत्तियों में बनता है। पत्तियों में क्यों बनता है, क्योंकि वहां पर क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो बच्चों उसको पत्तियों में बने हुए भोजन को पेड़ के नीचे तक पहुंचाना और जड़ से जो पदार्थों का अवशोषित किया उनको ऊपर तक पहुंचाना, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, दो तरह बच्चों इनको पहुंचाना होता है। तो इसलिए इनमें दो प्रकार के बच्चों क्या होते हैं, संवहन ऊतक होते हैं। पहला जाइलम होता है और दूसरा क्या होता है बच्चों, फ्लोएम। अब बच्चों सबसे पहला है हमारा जाइलम के द्वारा जल एवं पोषक तत्वों का परिवहन। जाइलम के द्वारा बच्चों क्या करेंगे, हम जल एवं पोषक तत्वों का परिवहन करेंगे। तो इसके परिवहन को बच्चों, इस विधि का नाम होता है बच्चों रसारोहण। क्या नाम होता है बच्चों इस विधि का, रसारोहण, असेंट ऑफ सैप। जल एवं खनिज लवणों का जाइलम के द्वारा जड़ से, कहां से बच्चों, जड़ से ऊपर पादप के ऊपरी भागों तक जाना, जड़ से ऊपर तक जाना। जड़ से कहां जाना बच्चों, ऊपर जाना, क्या कहलाता है बच्चों, रसारोहण कहलाता है। और ये गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बच्चों किसी भी चीज को कहां पर लेता है, नीचे। हम गुरुत्वाकर्षण बच्चों क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की साइड में ले जाता है। हमको क्या करना है मगर बच्चों, हमको इसको नीचे से ऊपर की साइड में ले जाना। तो ये गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है। अब बच्चों गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में कार्य कर रहा है, नीचे से किसी चीज को ऊपर लेकर के जाने में किसकी आवश्यकता होती है बच्चों, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सीधी सी बात है बच्चों, अगर ये चीज रखी हुई है, ये पेन यहाँ पर रखा हुआ, अगर मुझे इसको ऊपर ले जाना तो मुझे इसमें क्या करनी पड़ेगी बच्चों, इसको उठाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ेगी। पर अगर मैं इसको ऊपर से छोड़ूंगा तो मुझे क्या इसको नीचे तक ले जाने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, नहीं। ऊपर से छोड़ते ही बच्चों ऑटोमेटिकली कहां पर आ जाएगा, नीचे। तो बच्चों नीचे से ऊपर ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता की जरूरत पड़ती है, एटीपी की, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जाइलम ऊतक के अंदर बच्चों निम्न दो प्रकार के बच्चों क्या पाए जाते हैं, जाइलम ऊतक के अंदर निम्न दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं।
पहला होता है वाहिकाएं और दूसरे होते हैं बच्चों वाहिनिकाएं। जैसे बच्चों हमने देखा था कि हमारे शरीर के अंदर कई सारी रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, ऐसे बच्चों जाइलम ऊतक के अंदर भी 2 तत्व होते हैं, पहला होता है वाहिकाएं और दूसरा होता है बच्चों वाहिनिकाएं। जाइलम द्वारा बच्चों ये देखना है, जाइलम द्वारा तत्वों का परिवहन सिर्फ एक ही दिशा में होता है, क्योंकि बच्चों जड़ में बच्चों खाना है, जड़ से बच्चों हमारा जल है, पोषक तत्व है, और जड़ से बच्चों इन पदार्थों को ऊपर की डायरेक्शन में ही लेकर के जाना है, एक ही तरह से लेकर के जाना है, जड़ से ऊपर की ओर, एक ही विधि में होता है, एक ही दिशा में होता है। ये याद रखना बच्चों, ये परिवहन सिर्फ एक ही दिशा में होता है। रसारोहण की प्रक्रिया में यानी बच्चों जड़ से जल का ऊपर तक जाने में वाष्पोत्सर्जन का भी योगदान होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है बच्चों? वाष्पोत्सर्जन होता है पौधे के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि, यानी कि बच्चों पेड़ पौधे के वायवीय भाग यानी कैसे भाग? जैसे पत्ती, जैसे कि उसका हरा वाला तना, ऐसे कुछ भाग होते हैं बच्चों जो क्या करते हैं, जब इनकी प्लांट के अंदर पौधे के अंदर एक्स्ट्रा जल आ जाता है, अतिरिक्त जल आ जाता है, तो ये उस जल को क्या करते हैं बच्चों अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। जैसे मानव बच्चों पसीने के द्वारा बच्चों अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देता है, जैसे पेड़ पौधे जो अतिरिक्त जल को बाहर निकालते हैं, उस विधि से बच्चों हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों में कहाँ से होता है बच्चों? रंध्रों से होता है। आपको बताया था कि रंध्र 2 कार्य करते हैं, गैसों का एक्सचेंज का काम करते हैं, और वाष्पोत्सर्जन में जल आदि को भी बाहर निकालने का कार्य कौन करते हैं? रंध्र करते हैं। तो ये हो गया बच्चों हमारा जाइलम का। अब बच्चों पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन करते क्यों हैं? तो पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन क्यों करते हैं बच्चों? ये जल एवं जल में घुले हुए पोषक तत्वों के जड़ों से, कहाँ से बच्चों? जड़ों से पत्तियों तक के परिवहन में, कहाँ तक बच्चों? जड़ों से पत्तियों तक के परिवहन में और अवशोषण में सहायता करते हैं। यानी वाष्पोत्सर्जन क्या कार्य करता है बच्चों? जल, अब बच्चों वो जल को, अब जब जल एक्स्ट्रा निकालना है बच्चों तो क्या होगा? जल ऊपर जाएगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन से जल निकालना है, तो ये बच्चों जल ऊपर जाएगा। तो इस विधि से क्या हो जाता है बच्चों? जल भी ऊपर आ जाता है और जल के साथ में पोषक तत्व भी क्या हो जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। और बच्चों ये किसमें आवश्यक क्या सहायता करता है? ये बच्चों तापमान नियमन में भी सहायता करता है। हमारी बॉडी बच्चों पसीना क्यों निकालती है? हमारी बॉडी पसीना क्यों निकालती है? जब बच्चों गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी क्या करती है बच्चों? अपने बॉडी का टेम्परेचर ठंडा रखने के लिए क्या करती है बच्चों? पानी को बाहर निकाल देती है। सेम प्रोसेस बच्चों पेड़ पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन करते हैं, तापमान नियमन के लिए क्या करते हैं बच्चों? जल को निकाल देते हैं। और अतिरिक्त जल जो भी होता है बच्चों उसको भी बाहर निकाला जाता है, किसके द्वारा? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अब बच्चों ये देखना फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों का परिवहन, कि फ्लोएम क्या करता है। तो बच्चों हमने आपको बताया था, याद रखना है, जाइलम जो होता है बच्चों वो किसका परिवहन करता है? जल का। जल का परिवहन कौन करेगा? जाइलम। जल के साथ में क्या थे? भूमि से मिलने वाले खनिज तत्व, इनका भी परिवहन कौन करेगा? जाइलम। मगर भोजन का परिवहन कौन करेगा बच्चों? फ्लोएम। कौन करेगा बच्चों भोजन का परिवहन? फ्लोएम। तो बच्चों फ्लोएम के जो हमने देखा था कि जाइलम की जो विधि थी उसका नाम था बच्चों रसारोहण। इस विधि का नाम बच्चों क्या है? स्थानांतरण। क्या नाम है बच्चों इस विधि का? स्थानांतरण। स्थानांतरण के अंदर देखेंगे बच्चों प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने उत्पाद क्या बनता है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण से पौधों के अंदर भोजन, स्टार्च बनता है। इन उत्पादों का बच्चों वाहन, यानी इन उत्पादों को लेकर के जाना क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है, जो कि किसके द्वारा होता है बच्चों? इसके फ्लोएम के द्वारा होता है। बच्चों इसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं आता, बल्कि ये देखो दोनों दिशाओं में होता है, इसलिए इसमें बच्चों ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कैसे बच्चों? ध्यान से देखेंगे कि बच्चों पत्ती में ये भोजन बना, ये हमारी पत्ती है, ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है? ये हमारी एक पत्ती है। पत्ती के अंदर अगर यहाँ पर जो भोजन बना है, इस भोजन को कहाँ कहाँ तक पहुँचाना रहेगा? इस भोजन को नीचे भी पहुँचाना है हमें, जड़ तक, और इसी भोजन को बच्चों ऊपर भी तो पहुँचाना है। पौधे के अंदर ऐसा तो है ही नहीं कि सिर्फ पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों से ऊपर कुछ होता ही नहीं है, ऊपर की साइड में भी शाखाएं पाई जाती हैं। तो इसको दोनों दिशाओं में बच्चों क्या करना होता है? पहुँचाना होता है, एक नीचे से ऊपर भी और नीचे से यहां से और नीचे की तरफ में। जबकि जाइलम द्वारा बच्चों एक ही दिशा में किया जाता है। जाइलम द्वारा देखो बच्चों ये ऊपर जा रहा है, बस इधर भी बच्चों ये कहाँ जा रहा है?
ऊपर जा रहा है, नीचे से तो ऊपर ही जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये कितनी दिशाओं में हुआ, पहली दिशा ये रही, इसकी दूसरी दिशा ये रही, जबकि जाइलम द्वारा एक सिंगल दिशा में होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। अब बच्चों आपको क्या करना है कि इस चैप्टर का आपको अच्छे से रिवीजन करना है। ये चैप्टर थोड़ा मुश्किल आपको पड़ सकता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बच्चों आपको याद थोड़ा ज़्यादा करना, मगर आप अगर इसको श्वसन से रिलेट करके पढ़ेंगे तो बच्चों आपको ईजिली ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर को करें बच्चों। अब आपसे अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो बच्चों हमारे पास में एक नया हमारा टॉपिक रहेगा, एक्सक्रीशन उत्सर्जन तंत्र। तब तक बच्चों इसको रिवाइज करें अच्छे से। अस्सलाम वालेकुम।